हेलो दोस्तों, मैं आप लोग के सामने आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ है क्या चीज, पंच परमेश्वर कहानी। और पंच परमेश्वर कहानी का मैं आज दूसरा पार्ट लेकर के आया हूँ। पंच बहुत देर से बैठे हुए हैं, आप लोग भी बहुत बेकरार हैं, बहुत ज्यादा उत्सुक हैं सुनने के लिए। तो मैं आप लोग को जो है सुनाने के लिए उत्सुक हूँ। तो आप लोग बिल्कुल हमारे साथ अंत तक बैठे रहें ताकि देखते हैं कि पंच परमेश्वर यानी पंच को जो ईश्वर कहा गया है, क्यों कहा गया है, इसके बारे में आज हम लोग को पता चलने वाला है। एकदम हमारे साथ अंत तक बने रहें। तो मैंने आप लोग को छोड़ के रखा था, यदि आप इससे ठीक पहले वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो इस कहानी को समझने में आपको बहुत ज्यादा कठिनाई होगा। इसलिए आप हमारे चैनल में जाकर के द कंसेप्टम 10 क्लासेस में जाकर के इससे ठीक पहले जो पार्ट 1 का वीडियो था, वीडियो मैंने डाल दिया है, उसको आप लोग इत्मीनान से देख लेंगे, फिर इसको देखिएगा तो आपको पूरी कहानी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। इससे ठीक पहले पार्ट में मैंने आपको बताया था तो अपने घर पर बैठ लेकर के आगे खालाजान का किस तरह से खातिरदारी वो आप लोगों को पता चल गया होगा, क्यों पंचायती बुलाए इससे ठीक पहले वीडियो मैंने बता दिया है। आज देखते हैं कि पंच आ गए हैं। पंच चारों तरफ से आकर उस वृक्ष के नीचे पंच बैठ गए हैं। अब पंच में अलगू चौधरी भी पहुंचते हैं। अलगू चौधरी जिसका मन नहीं था पहुंचने का, वो भी पहुंचा हुआ है। उसका क्यों मन नहीं था तो आपको पता होना चाहिए कि उसके दोस्त कौन, उसके सबसे गहरी मित्र कौन, अलगू चौधरी का गहरा मित्र कौन है, सबसे अच्छा मित्र कौन है, तो भाई मेरे जुम्मन शेख है। तो जुम्मन शेख दूर में ही बैठे हुए हैं, कुर्सी पर बैठे हुए हैं। लोगों के मन में बहुत सारे बात चल रहा। पंच बैठता है तो पंच बैठने के बाद आप लोग भी देखे होंगे, आप भी कोई पंच में गए होंगे, देखिएगा अलग अलग टोलियों में लोग बैठते हैं, अपना अपना बात शुरू कर देते हैं। जो पंच करने को वो तो बात होती ही नहीं है, इधर उधर की बात करना शुरू कर देते हैं। इसी बीच किसी ने बोलता है आप लोग किस काम के लिए आए, कौन सा बात करना शुरू कर देते हैं। पहले काम की बात कीजिए, कौन किसका मक्का कौन जो है तोड़ करके लेके चला गया, किसके खेत में जो है भुट्टा कौन तोड़ दिया, जो है बहुत सारे वृक्ष टूट गए हैं। तरह तरह की बातें करता है, कौन कहाँ का, कौन का किसके घर में किसकी बहू झगड़ा करती है, तरह तरह की बात, इस तरह की बात होती है। उस तरह का बात छोड़िए और जो काम के लिए आए उसी काम को जो है आप लोग पूरा कीजिए। इसी बीच कौन रामधन मिश्र जी कहते हैं, अच्छा बताइए अलगू चौधरी, सॉरी अच्छा बताइए जुम्मन शेख, क्या बात है, तुम आदमी क्यों बुलाए हो। तो जुम्मन शेख जवाब देते हैं कि भला मैं क्यों आदमी बुलाऊंगा, मैंने आपको बुलाने के लिए गया था क्या। खालाजान बुलाइए, पूछिए खालाजान को। तब खालाजान को बुलाया जाता है। वो खालाजान, वो बूढ़ी खालाजान भाई मेरे उस पंच के आगे आती है और अपनी सारी बीते हुए बात को सुनाती है कि आप लोग गवाह हैं कि जुम्मन शेख क्या वादा किया था, वो 2 वक्त की रोटी देने की बात, वो कपड़ा देने की बात, अच्छा से रहने की बात, वो सारा उस पंचनामे में लिखा हुआ है, उस हलफनामे में लिखा हुआ है। लेकिन खाना तो दूर की बात और जो है कपड़ा तो दूर की बात, अभी हमको 2 मीठा भी बात भी सुनने के लिए नहीं मिलता है। बात रोटियों के साथ उसकी बीवी को शेख करीमन क्या करती है, बोलिए, जो है गालियों का सलाह दिया करती है। हमको सुन के अच्छा लगा क्या। पूरे आप लोग मेरा बात तो जानते ही है, यदि आप लोग ही मेरा फैसला करके दीजिए। यदि मैं गलत बोलती हूँ, यदि मैं गलत हूँ तो आप लोगों के जो है जूते और मेरे सर, और यदि जुम्मन शेख यदि गलत है तो आप लोग उसे समझाने का कोशिश कीजिए। दोनों तरफ से पूछा जाता है और पूछने के बाद अब भाई मेरे सरदार किसको बनाया जाए, अब सरदार किसको बनाया जाए। अब इत्तेफाक से क्या होता है, होता क्या है, क्या होता है कि 2-4 लोग बैठा हुआ है। अब 2-4 लोग, कौन सा 2-4 लोग बैठा हुआ है जिससे किसकी नहीं बनती है, जुम्मन शेख की नहीं बनती है। वो लोग मन ही मन सोच रहा है अब किसको सरपंच बनाया जाए, उसके खिलाफ जवाब कौन देगा। किसी ने एक अचानक बोल उठता है, चुपके से कान में जाकर के क्या बोलता है, अलगू चौधरी को बना दिया जाए तो ठीक होगा। बगल वाला बोलता है हाँ अलगू चौधरी बनेगा, आप सही बोले। देखिए वही जो है बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन, अलगू चौधरी का नाम कौन लेगा। तो किसी ने किसी के कान पर जो चुपके से कहा, अगला वाला चिल्ला के कहा हाँ अलगू चौधरी बनेगा। सभी पे हाथ उठा देते हैं कि अलगू चौधरी को ही क्या किया जाए, पंच का सरपंच बनाया जाए। अलगू चौधरी बेचारा क्या करे, बलि का बकरा बन जाता है। वो तो पंच में जाना ही नहीं चाहता था कि मेरी दोस्ती में दरार आ जाएगा। अब बेचारा को ही क्या कर दिया गया, जब पंच का सरपंच बना दिया गया कि आप ही को फैसला सुनाना पड़ेगा। तो अलगू चौधरी बड़ा सोचने लगे
कब की क्या किसका फैसला दे, उसका पैर आगे की ओर, उस सरपंच की कुर्सी पर बैठा जो होता है उसका पैर आगे की ओर नहीं बढ़ रहा था, ये सोच करके कि हम हक का फैसला सुनाए, सही फैसला सुनाए कि दोस्तों के पक्ष में फैसला दे। करे तो करे क्या, उसके दिमाग में कुछ समझ में नहीं आ रहा था, जिसके कारण उसके कदम नहीं चल रहे थे, उसके कदम आगे की ओर नहीं बढ़ रहे थे। मानो उसके चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा, आगे अंधेरा ही अंधेरा था कि मेरी इतनी अच्छी दोस्ती में शायद दरार तो कहीं नहीं पड़ जाए। जैसे ही अलगू चौधरी का नाम सुनता है कौन जुम्मन शेख, उसके मन में 2-4 को लड्डू फूट जाता है कि अब तो मेरे जो है हक में ही फैसला होगा। क्यों? क्योंकि पंच के जो है कुर्सी पर कौन जा रहा है, हमारा लंगोटिया यार जा रहा है, कौन? तो अलगू चौधरी। अलगू चौधरी चले जाते हैं, जाकर के उस कुर्सी पर बैठते हैं और बैठने के बाद अलगू चौधरी सोच बुझ करके समझ करके वो हक का पक्ष लेता है, वो सही का फैसला सुनाता है, सही का पक्ष लेता है और बोलते हैं कि देखो जुम्मन, तुम जो है खाला जान को 2 वक्त की रोटी सही से नहीं देते हो, ये तुम्हारा गलत तुम कर रहे, ये तुम्हारा गलत काम है, तुम्हारी बीवी को ऐसा नहीं करना चाहिए। ये बात सुन करके कौन जुम्मन शेख मन ही मन सोच रही है कि ये कौन सा जन्म का हमसे बदला लेना जो है चाह रहा है अलगू चौधरी, हम मेरी दोस्ती में क्या कमी रह गई जो हमारे खिलाफ वो फैसला सुनाते हैं। इस तरह से मानो आस्तीन का सांप ने काट लिया हो, मानो जुम्मन शेख के लिए अलगू चौधरी क्या हो जाता है, जो है आस्तीन का सांप बन जाता है। शेख बेगम उधर से बहुत ज्यादा सुंदर सुंदर दुआएं देती है। क्या दुआएं देती है कि हमरे घर में आकर के उसको शर्म नहीं लगता था खाने में, और हमरे घर आकर के ठोस ठोस करके जाता था, और आज हम लोग के खिलाफ वो क्या करने लगे हैं, फैसला सुनाने लगेगा हम लोग के खिलाफ फैसला। लेकिन अलगू चौधरी उस औरत से मुंह नहीं लगाते हैं, फैसला सुना देते हैं। फैसला सुनाने के बाद उसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं, अलगू चौधरी किसको बोलते हैं, जुम्मन शेख को बोलते हैं कि तुम यदि नहीं 2 वक्त की रोटी दे पाते हो तो सारा जमीन किसको लौटा दीजिए, खाला जान को लौटा दीजिए। खाला जान को जो देखेगा वही जो है इसका जमीन जोतेगा। ये फैसला हो जाता है। बदले के आस में रहने लगता है कौन, जुम्मन शेख बदले के आस में रहने लगता है कि हमको भी कभी मौका मिला तो हम चौका नहीं छक्के लगाएंगे। तो इस तरह से जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में बहुत जो है उन लोग की दोस्ती में दरार आ गई। इस दरार को अब कैसे दूर किया जाए, दूर किया ही नहीं गया। और देखिए समय गति को देखिए, ईश्वर की लीला को देखिए। 1 महीना बीता नहीं कि अलगू चौधरी एक जोड़ा जो बैल खरीद करके लाया था बटेसर मेले से, एक जोड़ी जो बैल खरीद के लेके आया था, वो बैल इतना खूबसूरत था, वो बैल इतना खूबसूरत था कि उसके बारे में हम जो है बोलने लगेंगे तो हमारे शब्द कम पड़ जाएंगे, फिर उसकी जो है खूबसूरती का बयान हम नहीं कर पाएंगे। उसकी लंबी लंबी सींग, वो इतने लंबे तगड़े बैल थे, उसको देखने के लिए आसपास के गांव के लोग आकर के उस दोनों बैल को देख करके जाते थे। इतनी खूबसूरत बैल थी, मतलब बहुत अच्छा बैल। और उस पर जब अलगू चौधरी का घर जब बैल आया लाया गया तो उसके घर में इतना अच्छा अच्छा चीज खाने के लिए मिलता था कि सोने पर सुहागा, यानी बहुत अच्छा, अच्छा पर और अच्छा। कभी तो घी भी मिलता था, खली तो मिलता ही था, अनाज तो मिलता ही था। किसके घर में? अलगू चौधरी के घर में। 1 महीना बीता नहीं पंच को होने के बाद कि भाई मेरे एक तो बैल किसी कारणवश मर जाता है तो बोलने का मौका किसको मिल जाता है? जुम्मन शेख को मिल जाता है। जुम्मन शेख लोगों के सामने जाकर के बोलते हैं कि देखो ईश्वर की लीला को देखिए, ईश्वर की लीला को आप लोग देख लीजिए कि ईश्वर ने उसके एक बैल को मार दिया, ईश्वर ने उसको सजा दिया, उन्होंने जो हमारे खिलाफ फैसला सुनाया था। अब ये दोनों के बीच जो है ये जो क्या था भाई मेरे 36 का, ये तो 32 का जो आंकड़ा था ये 36 का आंकड़ा में बदल गया। मतलब दुश्मनी और धीरे धीरे बढ़ते गया। कभी कभी तो ये भी होता था कि जुम्मन शेख जो है उसकी, जुम्मन शेख की बीवी और अलगू चौधरी की बीवी आपस में लड़ पड़ते थे, तो फिर दोनों को अपने अपने बीवियों को क्या करना पड़ता था, समझा बुझा के ले जाना पड़ता था। अब दोनों की मिलन तो होती थी, किसकी किसकी, जुम्मन शेख और अलगू चौधरी जो कभी एक प्लेट पर बैठ करके खाया करते थे, अब एक साथ तो मिलती है। जिस प्रकार तलवार का मेल होता है किससे भाई मेरे, पेड़ पौधे के टहनी से, मतलब तलवार से मेल होता है, उसका मतलब उसको काटने के लिए जाता है। मानो एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए हैं। कौन कौन? अलगू चौधरी और जुम्मन शेख। समय गाड़ी बीतते गया। अलगू चौधरी अब एक बैल का क्या करेगा, एक तो बैल मर चुका है। वो सोचा इसको चलो भाई मेरे बटेसर मेला से ही इसको जाकर के वहीं पर जाकर के इसको बेच करके आ जाएंगे। लेकिन उसी गांव में एक और आदमी रहता है जिसका नाम रहता है समझू साहू। समझू साहू गांव का बनिया रहता है, वो किराना स्टोर चलाते हैं। उसके किराना स्टोर में देखिए कितना सारे सामान रखा हुआ है, देख रहे हैं आप लोग।
तो भाई मेरे इसी किराना स्टोर में सामान को और भरने के लिए उसके पास एक बैल वाला गाड़ी था। वो सोचा कि क्यों ना मैं उसी का बैल को खरीद लूं। किसका बैल खरीद लूं कि बेचने की बात चल रही है, किसका? अलगू चौधरी का। तो अलगू चौधरी के बैल को किसी तरह से तोल मोल करके खरीद लेते हैं 150 रुपए में। और 150 रुपए बैल को खरीदने के बाद सारा के सारा उधारी पर खरीदते हैं और जो है बकाया पर खरीदते हैं और बोलते हैं कि 1 महीने के बाद मैं आपको पैसा दे दूंगा। अलगू चौधरी को भी मजबूरी था उस बैल को बेचने का, वो बेच देते हैं, दे देते हैं कि 1 महीने के बाद तो हमें पैसा मिलेगा। भाई मेरे वो बैल को पा करके जो दिन में 1 खेप नहीं लगा पाते थे, अब 2 खेप 3 खेप करके लाते हैं, 4 खेप लेकर के आते किसी उसी एक बैल से। लेकिन उसको अच्छा से खाने पीने नहीं देता था। यदि उसका अच्छी तरह से सेवा नहीं करोगे भाई मेरे, टीट पोट टैट जैसा करोगे वैसा पाओगे। तो भाई मेरे बैल को अच्छा से खाना पीना नहीं मिला तो बैल धीरे धीरे मोटा होते जाएगा ना? नहीं भाई, आप समझ रहे हैं ना जी, किस तरह का मोटा होगा? वो इस तरह से मोटा होगा कि इस तरह से मोटा होगा बैल। तो धीरे धीरे बैल दुबला पतला होते गया। उस कुछ दिन के बाद अब आगे पर्व त्योहार था, समझू साहू को ढेर सारा सामान लाना था। वो जल्दी जल्दी बैल को भोरे भोर खिलाया पिलाया नहीं, बैल को लेके चले गए, कुछ सामान लेकर आए, फिर गए, कुछ सामान लेकर आए। इस तरह से करते करते बैल भूखा था, चलने का मन नहीं कर रहा था। चौथे खेत में वापस आने के क्रम में शाम हो रही थी। समझू साहू बैल को बार बार कोड़े बरसा रहे थे कि जल्दी चलिए। और जो है गाड़ी पर लोड भी बहुत ज्यादा, उसके लोड भी बहुत ज्यादा था। समझू साहू के पास कुछ पैसे भी थे, कुछ गुड़ वगैरह बेच करके आए थे। कहाँ पर? बलिया जो है बाजार में बेच करके आए थे। उसके पास पैसे भी थे। उस पैसे को उन्होंने बटुआ में रख करके कमर के अंदर, उस कपड़े के अंदर जो है डाल दिए थे। भाई मेरे किसने? समझू साहू ने। बैल को जल्दी जल्दी लेकर के आ रहे थे, लेकिन बैल भी बहुत दुबला पतला हो चुका था। बैल सही से चल नहीं पा रहे थे। बैल का जो है वो क्या है भाई मेरे, उसको बोलने की ताकत नहीं थी कि समझू साहू को बोले कि मुझे भूख लगी है, मुझे चलो किसी होटल में नाश्ता करा दो। आप लोग समझ रहे हैं कि बैल को किस तरह के होटल में नाश्ता कराना पड़ेगा मेरे। वो जो है जब उसके मुंह में बोली रहती तो जरूर वो बैल बोलते। बैल क्या करे, बैल को बार बार ऊपर से कोड़े बरसाया जा रहा था। बैल जा रहे थे कि अचानक जो है रास्ते में एक छोटा सा पानी निकालने के लिए, कि निकासी करने के लिए एक नला था। उसी नले में चक्का इस प्रकार से अचानक गिरता है कि बैल उस चीज को समझ नहीं पाते हैं। वो इस प्रकार से बैल गिर जाते हैं भाई मेरे कि सदा के लिए वो चल बसते हैं। कौन चल बसते हैं? वो बैल चल बसते हैं। मरे हुए बैल को जाकर के कोड़े मारते हैं। कौन? समझू साहू कोड़े मार मार करके बोलते हैं तो तुमको मरना था तो यही मरना था, तुम कम से कम घर में जाकर के मरता। कितना निर्दय आदमी है समझू साहू। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं। उसके बाद जो पैसे थे, जो सामान बेच करके आए थे, वो बटुए को अंदर रख दिया। क्योंकि गाड़ी में बहुत सारा चीज थी, जिसके कारण वो गाड़ी को छोड़ करके नहीं गए। आसपास में कोई था भी नहीं कि किसी को बुला करके गाड़ी को खींच करके लेके जाए। आसपास में गांव भी नहीं थी, जंगल थे। उसी में उसकी किसी तरह से वो नींद को भगाने के लिए तरह तरह के हुक्का वगैरह, तरह तरह के जो होता है नशा वगैरह करते करते आधी रात बीत गई। लेकिन उसको भी थकावट हो चुका था। किसको? समझू साहू को। वो नींद नहीं रुक पाते हैं और वो सो जाते हैं। देखिए जरा सा यहाँ पर देखिए गाड़ी पर किस तरह से वो सोए हुए हैं। कौन सोए हुए हैं? तो समझू साहू सोए हुए हैं भाई मेरे। इसी बीच एक डाकू आते हैं। एक डाकू नहीं, डाकू किताब में जिक्र नहीं किया गया, इस कहानी में जिक्र नहीं किया गया। डाकू आते हैं और उसके बटुए को लेकर के भाग जाते हैं। जब उसकी नींद खुलती है तो भाई मेरे उस बटुए में हाथ देते, उसका बटुआ गायब है, उसका गाड़ी का कई सामान भी गायब है, बेचारा का सब कुछ जा रहा है। इसी बीच आप लोग जानते हैं एक बंगाली में एक कहावत है भाई मेरे, हमारे मातृभाषा में एक कहावत है। वो कहावत यदि आप चाहते हैं कि मैं सुना दूं तो क्या मैं सुना दूं? तो मैं माफी चाहता हूँ यदि कोई समझ नहीं पाएंगे तो भाई मेरे मुझे गाली नहीं देंगे। मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि उसका सब कुछ लूट गया, उसका पैसे भी चला गया। किसका? समझू साहू का पैसे भी चला गया, बैल भी मर गया। तब वो क्या उसी बात पर एक सटीक जो है जो एक छोटा सा बात बैठता है। क्या चीज? क्या आम हो गया लो, छाला हो गया लो, और कांते कांते तू चोख हो गया लो। मतलब सब कुछ लूट गया भाई मेरे, सब कुछ चला गया। रोते रोते उसके आंख भी चला गया। तो भाई मेरे इसी तरह से वो मुंह लटका करके जब भोरे भोर घर पहुंचते हैं तो उसकी बीवी को जाकर के, समझो साहू अपनी बीवी को जाकर के सारी बात को जो है बोलते हैं। तो उसकी बीवी को बहुत गुस्सा जो है आ जाती है और उसकी बीवी किसको दोषी ठहराते हैं? अलगू चौधरी को, कि देखो कैसा मनुष्य है जो एक बैल खुद खा गया और दूसरे बैल को हम लोग को दे दिया, और जो है हम लोग का इतना सारा नुकसान हो गया। इतने सालों का कमाई धमाई सब जो है लूट गया। तभी 250 रुपया बहुत पैसा हुआ करता था भाई मेरे। तो
तो वो सब कुछ कमाई लूट किया। इस बीच एक दिन जब 3 महीना बीतने के बाद जब कौन पैसा मांगने के लिए आता है, अलगू चौधरी बैल का पैसा मांगने के लिए आता है, तो भाई मेरे उल्टे जो है लड़ पड़ते हैं कौन, अलगू चौधरी से कौन लड़ पड़ते हैं, समझू साहू और उसकी बीवी लड़ पड़ते हैं। बहुत ज्यादा गाली गलौज होता है। इस बीच अब अलगू चौधरी क्या करते हैं, फिर से पंच बुलाते हैं। वही नजारा है, उसी तरह से, उसी वृक्ष के नीचे, उसी संध्या, वैसा ही संध्या। अब सब कोई फिर तो शाम हो गई है, चारों तरफ से लोग आकर के क्या हो गए हैं, बैठ गए हैं। अब इस बीच राम मिश्र धन क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं, समझू साहू को बोलते हैं। अच्छा बताओ साहू जी, आप बताइए आप किसको सरपंच चुनना चाहते हैं? तो वो बोलते हैं क्या चीज, मैं चुनना। आप लोग बताइए वो किसका पसंद करेगा? आप लोग अपने मन से सोच करके देखिए तो। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो अलगू चौधरी का दुश्मन अभी कौन है? जुम्मन शेख है। तो जब जाकर के जुम्मन शेख को ही चुनना पसंद करेगा और वही चुनता ही है। समझे साहू, जुम्मन शेख को सरपंच जो है पंच का सरपंच चुन लेते हैं। जब जो राम मिश्र धन सोचते हैं कि एक बार किसको पूछ लेते हैं, अलगू चौधरी को भी पूछ लेते हैं कि सही रहेगा कि नहीं रहेगा। अलगू चौधरी मन ही मन सोचता कि ये ठीक नहीं हुआ, अब तो हमारे खिलाफ ही फैसला आने वाला है। क्यों? क्योंकि हमारे दुश्मन को सरपंच बना दिया गया। एक बार पंच के आदमी राम मिश्र धन जब बोलते हैं किसको, अलगू चौधरी को, अच्छा आप बताइए आपको तो किसी प्रकार का इतराज नहीं ना है, समझो जुम्मन शेख को बना दिया गया, क्या चीज, पंच का सरपंच। तो अलगू चौधरी बोलते हैं भाई मेरे हमें कोई आपत्ति नहीं। तो मायूस होकर के बोलते हैं। आप लोग समझ ही रहे हैं क्यों मायूस होकर के बोल रहे हैं कि बेचारा का पैसा लूट रहा है यहाँ पर, उसको टेंशन नहीं होगा, उसको भयानक टेंशन होगा नहीं। तो भाई मेरे जब जुम्मन शेख को पंच का सरपंच बना दिया जाता है, अब जुम्मन शेख सोचता है कि अब मैं दिखाऊंगा। एक दिन था अलगू चौधरी जब पंच का सरपंच बना था तभी दोस्ती की सवाल थी, और आज किसकी सवाल है, आज दुश्मनी का सवाल है। जुम्मन शेख सोच लिया कि आज मैं दिखाऊंगा कि दुश्मनी होता क्या है। तो भाई मेरे वो धाए धाए चले जाता है उस कुर्सी की ओर, जिस कुर्सी की ओर सही से जा नहीं पा रहे थे कौन, अलगू चौधरी, आज उस कुर्सी की ओर बढ़ने लगे हैं, तेजी से बढ़ने लगे हैं। कौन जो है जुम्मन शेख जाकर के कुर्सी पर बैठ जाते, सरपंच की कुर्सी पर बैठ जाते हैं, और बैठते उस कुर्सी की गरिमा उसको पता चल जाता है, उसकी अहमियत उसको पता चल जाता है कि यहाँ पर बैठ करके मैं कोई फैसला गलत सलत कर दूं, मतलब उसको अभी होश आता है कि इस कुर्सी पर बैठ करके दोस्त को नहीं देखा जाता है, दुश्मन को नहीं देखा जाता है, फिर वो भी सही फैसला सुनाते हैं। कौन? जल्दी से बोलेंगे जुम्मन शेख और अलगू चौधरी, सॉरी किसको कहा देते हैं, जो है समझू साहू को कहते हैं कि आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं, आपको पैसा तो देना ही पड़ेगा। अलगू चौधरी को 150 रुपया पूरे बैल का दाम देना पड़ेगा, साथ ही साथ आपको कुछ दंड भी लगेगा, क्योंकि आप एक जानवर के साथ बहुत ज्यादा जुल्म किए, बहुत ज्यादा अत्याचार किए, उसको सही से खाना नहीं दिए, और उससे ज्यादा से ज्यादा आप काम लिए हैं, जिसके कारण बैल मरा है। यदि आप पहले ही पैसा दे देते तो क्या आप पैसा मांगने के लिए जाते क्या? आपको तो अच्छा, आपको तो उसका और शुक्रगुजार होना चाहिए कि उधारी पर आपको बैल मिल गया था, पर उसी पर आप डंडा उठा रहे हैं, उसी पर आप झगड़ा कर रहे हैं, आप सरासर गलत कर रहे हैं। आप उसका पूरा तो पैसा देंगे ही देंगे, साथ ही साथ आपको जुर्माना के रूप में पंच में भी कुछ जमा करना पड़ेगा। ये बात जैसे ही सुनाते हैं कौन, जुम्मन शेख। इसी बीच पंच का एक आदमी बोलता है क्या चीज, पंच परमेश्वर यानी पंच ईश्वर होता है। लोग यही सोच रहे थे अगल बगल में कि आज तो बदला लेगा कौन, जुम्मन शेख, लेकिन बदला नहीं लिया जाता बल्कि हक का फैसला सुनाया जाता है। इसलिए बगल का आदमी क्या बोल देता है, एक खड़ा होकर के आदमी बोल देता है कि पंच परमेश्वर, पंच ईश्वर होता है। इसी बात पर क्या पंच परमेश्वर की जय हो, नहीं पंच की जय हो, इसी तरह का लोग नारा लगा देते हैं। इसीलिए इस कहानी का टाइटल ही पड़ गया क्या, पंच परमेश्वर, पंच ईश्वर के समान होता है। अर्थात रामधारी सिंह सॉरी मुंशी प्रेमचंद जी ने इस कहानी के माध्यम से ये साबित करके दिखा दिया कि पंच किसी का नहीं होता है, पंच ना दोस्त का होता है, पंच ना दुश्मन का होता है, पंच तो भाई मेरे हक का होता है, हक के लिए पंच होता है। और पंच पर बैठे जो फैसला सुनाते हैं वो मानो कि भगवान वो फैसले सुनाते हैं, इसलिए पंच को ईश्वर का दर्जा दिया गया है। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो आपका कर्तव्य बनता है कि हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें, ताकि दूसरे तक आपके माध्यम से यह वीडियो पहुंचे, और ये वीडियो देख करके वह व्यक्ति भी, उसके मन में भी किसी के प्रति इस तरह का द्वेष, इस तरह का ईर्ष्या, इस तरह का जलन यदि हो तो वो समाप्त कर ले, जिससे आपको भी पुण्य मिलेगा। यदि आप
इस वीडियो को दूसरे तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करके उसकी जहनियत को बदल देंगे, उसके सोचने की तरीका को बदल देंगे। और यदि आप हमारे चैनल में आज पहली बार जुड़े हैं, इससे पहले वीडियो तो आप जरूर देखेंगे ही देखेंगे, साथ ही साथ हमारे चैनल को देखिए, थोड़ा सा नीचे लाल रंग में लिखा हुआ सब्सक्राइब, उसको दबाने के बाद घंटी को दबाने के बाद ऑल आएगा, उसी में क्लिक कर देंगे ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं आप तक वो आसानी से पहुंच जाए, फिर आपको देखने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। धन्यवाद, आप लोग अच्छे से रहें और इस कहानी के माध्यम से आप क्या सीखिए एक बार ट्वीट जरूर करें, कमेंट बॉक्स में जाके जरूर लिखें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे वीडियो को अंत तक देखने के लिए।